हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीट की तैयारी, जिसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने जीन पियाजे सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक करें, या प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रही हूँ, वहाँ से भी आप जाकर के जीन पियाजे को देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकडूगल और गिलफोर्ड के संवेगात्मक विकास सिद्धांत को। देखिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत को अंग्रेजी में इमोशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और ये 14 संवेग जो थे वो साइंटिस्ट मैकडूगल और गिलफोर्ड ने दिए थे। तो इस वीडियो में आगे हम लोग इन 14 संवेगों के को भी बात करेंगे, तो आप लगातार बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है, संवेग का अंग्रेजी शब्द इमोशन होता है। देखिए, इमोशन जो होता है वो संवेग का जो है अंग्रेजी शब्द है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा की इमोवेयर शब्द से हुई है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी में तो संवेग बोला जाता है, इंग्लिश में इसको इमोशन बोला जाता है, और लैटिन भाषा में इसको इमोवेयर बोला जाता है। और इमोवेयर का मतलब क्या होता है? इमोवेयर का मतलब होता है उथल पुथल होना, हलचल होना। ठीक है, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमारे अंदर जो है संवेग उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे चेहरे पर आ जाता है, या हमारे अंदर जो आंतरिक रूप से हमारे हृदय में हुतल पुतल चलती है, हलचल चलती है। तो इस तरीके से के जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो इमोवेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और रियल में अगर इंग्लिश में हम जाने तो इमोशन का अर्थ होता है उत्पत्ति करना। यानी कोई भी जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे आंतरिक रूप से किस तरह से उत्पत्ति कर रहे हैं, जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पर साफ दिखाई देता है। उसको देखेंगे कि हमारे मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं और संवेग किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, इस वीडियो में आगे देखेंगे। अभी देखिए, इसके अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहा जाता है। यानी व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट जो हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशंस बोलते हैं या संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रूप से, क्योंकि एग्ज़ाम के कारण ये जो रीट परीक्षा है आपकी, इसमें डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं। तो इसलिए इनको भी आप लोगों को याद करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी व्यक्ति जब उत्तेजित होता है, जब उसको स्टिमुलस मिलता है, तो स्टिमुलस में उसकी उत्तेजित अवस्था आ जाती है। तो इस उत्तेजित अवस्था में जब व्यक्ति जो है वो अलग अलग बिहेवियर करने लगता है, उसके नेचर में बदलाव आ जाता है। किसके कारण? उत्तेजित अवस्था के कारण। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये कहा था साइंटिस्ट वुडवर्थ ने। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है इंग्लिश एवं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश एवं इंग्लिश ने क्या कहा था? संवेग एक जटिल भावनात्मक स्थिति है, इसमें गत्यात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश एवं इंग्लिश जो है वो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टिपिकल होती है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ये जो हिंदी लैंग्वेज शुरू से कैरी किए होते हैं, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जटिल शब्द आया है, तो उसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जटिल भावनात्मक। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारी भावना कैसी हो जाती है? जटिल हो जाती है। ठीक है, स्थिति है, इसमें गत्यात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। और जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? ब्रेन पूरे तरीके से एक्टिवेट होता है, ब्रेन पूरा एक्सरसाइज करता है, तभी हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो इसमें ग्रंथीय क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जर्शील्ड। ये जारशील्ड नहीं है, जर्शील्ड है फ्रेंड्स। तो जर्शील्ड ने क्या कहा था? किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो देखिए, जर्शील्ड से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी
कोई व्यक्ति है उसके जीवन में जब आवेश आएगा, वो भड़क उठेगा, उत्तेजित हो जाएगा, तो उसको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे कितने नकारात्मक स्थिति हैं। भड़क उठना, आवेश आना, गुस्सा होना, क्रोध होना, ये एक तरह का संवेग है, लेकिन नकारात्मक संवेग है। तो उसको कैसी शील्ड मिलेगी? जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो शील्ड मिलती है लोगों को, लेकिन जब ऐसा काम करते हैं, क्रोध लेके आते हैं, आवेश लेके आते हैं, तो किस तरीके की शील्ड मिलती है? हमको जरी हुई शील्ड मिलती है। ये सिर्फ आप याद करने के लिए देखिए कि जर शील्ड ने क्या कहा था। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपकी गेट्स ने कहा था संवेग भी घटनाएं हैं या संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। गेट्स ने कहा है कि जो संवेग होता है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य जो है या तो अशांत हो जाएगा या उत्तेजित हो जाएगा, या तो उसका जो मन जो है विचलित हो जाएगा एक तरीके से। तो ये साइंटिस्ट गेट्स ने कहा था। देखिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं क्रो एंड क्रोथ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपनी डेफिनेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत बड़ी होती है। अगर एग्ज़ाम्स में भी आपके आती हैं तो बहुत सारी बड़ी सी डेफिनेशन आएगी क्रो एवं क्रो की, तो आपको देखने में या पहचानने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए क्रो एवं क्रो में क्या है? संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी रहती है। तो एक ऐसा प्रभावशाली अनुभव है संवेग जिसमें कि आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित अवस्था जो है इस संवेग के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो मैकडूगल, इनकी बहुत ही छोटी डेफिनेशन थी और वो ये कहते हैं कि संवेग जो है वो प्रकृति का हृदय है। देखिए प्रकृति का हृदय से मतलब है कि संवेग जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। अगर इंसान खुश हो रहा है तो उसे नेचुरली हंसी आएगी, वो चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करे, अगर वो खुश है तो वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देगा। या फिर हम कहते हैं कि इंसान अगर दुखी है तो वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले छुपाने की, उसके फेस पर ज़रूर आ जाएगा कि वो दुखी है। तो वो एक प्रकृति का हृदय है, इसको छुपा नहीं सकते हैं संवेग को। तो ये थे कुछ डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने 14 प्रमुख संवेग दिए थे, यानी एक मूल रूप से हम बात करें तो संवेग जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं जो कि मैकडूगल ने दिए थे, और साथ ही साथ गिलफोर्ड ने भी 14 संवेग ही दिए थे। 14 संवेग आपको सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मूल प्रवृत्तियों के साथ है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि हमारी मूल प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारा जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो कैसा होगा और संवेग उसमें किस तरीके का उत्पन्न होगा। जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपको संवेग उत्पन्न हो रहा है कि आश्चर्य है ना, अगर आपको किसी चीज़ का आश्चर्य हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। मतलब आपको जिज्ञासा होगी जानने की कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए हम पौधे की ही बात करें तो पौधा जो है वो हरा क्यों है। ठीक है, अब छोटा बच्चा है वो इतना नहीं देख पाएगा, लेकिन मान लीजिए आप थोड़े से बड़े हुए और आपने कहा कि पेड़ जो है, कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। तो उससे जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो वो जानने की कोशिश करेगा अच्छा इनका जो बेसिक नेचर होता है ट्रीज़ का वो कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, साथ ही जो है दूसरा वाला है कि अगर डर उत्पन्न होता है, यानी डर का संवेग होता है, तो हमारी नेचर कैसी हो जाती है? हम लोग पलायन, यानी हम लोग मान लीजिए आपको डर है किसी चीज़ का, यानी आपको आपके गणित के सर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए कि आपको गणित के सर से या आपके मैथ्स टीचर से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि उनका या तो पीरियड ही ना आए। अगर छोटी क्लास में है तो बच्चा इतना नहीं समझता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, ये चीज़ नहीं समझता है। तो इस वजह से वो क्या करेगा? वो या तो मैथ्स क्लास को स्किप कर देगा, पलायन हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा, या फिर क्या करेगा कि वो हाथ जोड़ के बैठा रहेगा कि ये वाला पीरियड जो होता है ये जल्दी से जल्दी निकल जाए। या फिर हम डर का एक और अनुभव ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लोगों को अंधविश्वास के तौर पर जो बहुत ज़्यादा डर लगता है अंधेरे में, तो अंधेरे में अगर कई लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में ही खड़े रहेंगे, वो क्या करेंगे? कहीं उजाले की जगह भागने की कोशिश करेंगे, पलायन करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति थी।
नेक्स्ट जो आता है आपका वो है अकेलापन। तो अकेलापन अगर किसी इंसान को होता है तो वो कहाँ जाना चाहेगा? ग्रुपिज़म में जाना चाहेगा। आप भी अगर कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे। इसलिए सामूहिकता जो है वो मूल प्रवृत्ति हो गई है। नेक्स्ट जो है वो है क्रोध। तो अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं? युद्ध, लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि नहीं, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है, ठीक है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है तो क्रोध आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्त अच्छा है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? उसको पीट भी सकते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्रोध आने पर किसकी इच्छा होती है? युद्ध करने की इच्छा होती है। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध। नेक्स्ट होता है आपका श्रेष्ठता की भावना। अगर आपको श्रेष्ठता की भावना है तो आत्मगौरव का आपको अनुभव होगा, यानी आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील होगा अपने जीवन में, ठीक है। तो इसलिए श्रेष्ठता की भावना जो है संवेग है और आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंड्स स्वामित्व की भावना। तो देखिए स्वामित्व की भावना जो है वो संवेग है और संचय प्रवृत्ति जो है वो इसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता संवेग है और दैन्य जो है वो मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट घृणा, कष्ट, कामुकता, आमोद, भूख, वात्सल्य, सृजनात्मकता की भावना, ये सब संवेग है। साथ ही प्रतिकर्षण, शरणागत, काम, हास, भोजन अन्वेषण, शिशु रक्षा और रचनात्मक इसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि अगर श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति इसका क्या होगा? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, मान लीजिए युयुत्सा दे दिया जाएगा, आत्मगौरव दे दिया जाएगा, दैन्य दे दिया जाएगा, प्रतिकर्षण दे दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल बताना होगा कि इसका आंसर आत्मगौरव है। तो इस तरीके से आपको मूल प्रवृत्तियाँ भी पता होनी चाहिए और संवेग भी पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संवेग की विशेषताएं। तो संवेग की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ये यकायक उत्पन्न हो जाती हैं। यकायक मतलब एकदम से उत्पन्न हो जाती हैं। देखना ज़रा, आप ध्यान देना कि आप बहुत मान लीजिए कोई पूरे दिन में हमारे 6000 रूप के विचार आते हैं। ये हर इंसान के साथ होता है। अब ये विचार ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव या धनात्मक विचार ही हों, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे विचार ही हों। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार भी आते हैं। तो हमारे पूरे दिन में कुछ समय ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि हम दुखी होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये जो संवेग हैं ये यकायक उत्पन्न होते हैं। जैसे आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं और कुछ ऐसा सोच लें कि हाँ नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ पॉजिटिव तरफ ले जाए, तो वो एक यकायक परिवर्तन आ जाता है आपकी सोच में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सोच का ही सारा खेल होता है। सेकंड जो आता है आपका वो है उद्दीपक की आवश्यकता। देखिए उद्दीपक मतलब स्टिमुलस होता है। संवेग करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ में क्रोध आ रहा है, तो क्रोध एक किसी ने आपको क्रोध दिलाया है तभी तो क्रोध आ रहा है। आप अपने मन से सोच के किसी के बारे में तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो यानी किसी ने आपको उद्दीपक दिया है, किसी ने आपको स्टिमुलस दिया है, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, आपकी मूल प्रवृत्ति कैसी होगी? युद्ध करने की इच्छा होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है, यानी एक व्यवहारिक पहलू होता है। इसका मतलब कि संवेग जो है खुशी में इस एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, दुख में एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, क्रोध में एक अलग तरीके का, घृणा में एक अलग तरीके का। तो एक व्यवहारिक पहलू होता है इसका। नेक्स्ट जो है वो है मनोशारीरिक प्रक्रिया। ये मनोज नहीं है, सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मनोशारीरिक प्रक्रिया इसको हम लोग बोलेंगे। मनोशारीरिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी संवेग जब उत्पन्न होता है तो वो हमारे मानसिक स्थिति से तो जुड़ा ही रहता है, साथ ही साथ हमारे जो फिज़िकल प्रोसेस होता है उससे भी जुड़ा रहता है। देखिए आप कभी देखिएगा, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है
वो बहुत ज़्यादा बेचैन तो हो ही हुआ रहता है, साथ ही साथ हमारा शरीर जो होता है वो एक सिकुड़न महसूस करता है। तो उस सिकुड़न जो है वो क्या है, वो फिज़िकल प्रोसेस हो रहा है, तो यानी मनोशारीरिक प्रक्रिया दोनों ही संवेग के साथ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट जो है वो संवेग की अभिव्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि संवेग जो है कुछ 18 साल बाद शुरू होता है, 15 साल बाद शुरू होता है, या 15 साल से पहले ही होता है उसके बाद नहीं होता। ये संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। एक बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, एक शिशु जो होता है, जन्मजात शिशु होता है, वो भी पैदा होते ही सबसे पहले रोने लग जाता है। तो ये भी एक प्रकार का संवेग है। तो संवेग जो है वो हमेशा जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संवेगों के प्रकार। देखिए संवेग जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग होता है और एक नकारात्मक संवेग होता है। तो देखिए सकारात्मक संवेग का मतलब होता है कि हमको जब खुशी हो रही है, बहुत हास करने का मन कर रहा है, हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा आत्मगौरव का अनुभव करते हैं, तो ये सारे जो हमारे पॉजिटिव तरफ जाते हैं, जो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी हमें आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं, तो उसको हम लोग सकारात्मक संवेग कहते हैं। और नकारात्मक संवेग उसको कहा जाता है जो कि हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें किसी से घृणा हो रही है, क्रोध आ रहा है, हमें युद्ध करने की इच्छा हो रही है, हमें आत्मग्लानि हो रही है, तो ये जितने भी संवेग होते हैं वो नकारात्मक संवेग होते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक संवेग हमेशा मनुष्य को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और सकारात्मक संवेग जो होते हैं वो हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि इंसान की सोच जैसी होगी वो वैसा ही बन जाएगा, और उसका उसी तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इसी तरीके से उसका विकास होगा। जिस तरीके से आपको अभी बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने की आवश्यकता है कि रीट की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कोरोना कब तक चलेगा, तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट रखिए कि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित रखिए। आप इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो जब तक समय आपको मिल रहा है, ये आपका बेस्ट टाइम है, तो इस बेस्ट टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे तरफ से जो भी जितना भी मुझे मतलब लगता है कि आपके रीट में आपको सहयोग दे सकता है, वो मैं आपके लिए पूरी मेहनत करती हूँ। तो आप ज़रूर रेड बटन में जो सब्सक्राइब है उसको दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके पास रीट की तैयारी, इवन जितने भी आपके राजस्थान की सेंट्रल लेवल की जिसमें भी आपको ये सहयोग करती हैं, ये जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ उसमें आपको हेल्प कर सके। आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल नकारात्मक सोच न रखें, आपके साथ अच्छा ही होगा। और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।